बहुत बढ़िया। ठीक है, अब लास्ट क्लास में हम जिस टॉपिक पर भी थे उस टॉपिक से आगे हम बात को बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, चलो हम जहां पर भी थे लास्ट टॉपिक पर वहां से आगे माहौल को बढ़ाने वाले हैं। और यहां पर थे हम। ठीक है, पूना पैक्ट के बारे में बात कर रहे थे। पूना पैक्ट फटाफट से नोट करिए। पूना पैक्ट के बारे में हम बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ। पूना पैक्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करिए पूना पैक्ट के बारे में। 24 सितंबर 1932 में इसको नोट करना है, उसके बाद जो चीजें होंगी वो रिटर्न होंगी। ठीक है, चलिए। चलो, डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आपने ये देखो, ये ना इंग्लिश वाले जो टाइपिस्ट होते हैं वो एरर कर देते हैं। गुड इवनिंग सर। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के मध्य, यानी गांधी जी बेसिकली हमें लिखना चाह रहा था। ठीक है, गांधी जी के मध्य। अब यहां क्या, अब इंग्लिश वाले जो टाइपिस्ट हैं उन्होंने इसमें एरर की है, तो वो चीज को आप समझिएगा। ठीक है, चलो वो चीज को आप समझिएगा। कोशिश करते हैं इस एरर को सही करने की, अगर ये हो जाती है तो। गांधी जी के मध्य, यानी कि जी के गांधी जी के बीच गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट या गांधी अंबेडकर पैक्ट के नाम से जाना जाता है। भारत के पूना में यरवदा सेंट्रल जेल में हस्ताक्षर मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करिए। अब आखिरकार ये समझौता क्या था, मैं इसके बारे में पूरी जो चर्चा है वो करने वाला हूं। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो फटाफट से। ठीक है, मैं ही इसके अंदर मैं बताता हूं, इसको ऐसे नोट करोगे तो शायद आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो मैं ही बताता हूं। ठीक है, पूना पैक्ट क्या था। पूना पैक्ट क्या था, मैं ऐसे ही बता देता हूं, नहीं कर पाओगे आप नोट, फिर दिक्कत होंगी। पूना पैक्ट तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा गांधी जी के मध्य एक समझौता होता है। ठीक है, समझिएगा। ये पॉइंट मैं ऐसे लिख रहा हूं, द्वितीय गोलमेज द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को, या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विवाद को, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विवाद को शांत करने के लिए, या फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए जो भी विवाद वहां पर हुआ था, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुए विवाद को गांधी जी तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, या इस पैक्ट पर सहमति देकर पुनः सुलह की गई। ठीक है, चलो। अब सोनू भाई इसको ध्यान से लिखना, इसको लिखना कैसे है। आफ्टर conflicts in World War II, after conflicts in RTC second, Pune Pact. What did the Pune Pact did? तो पूना पैक्ट ने यहां क्या किया कि conflicts in RTC, पूना पैक्ट dissolved या resolve issue between Gandhi ji and Dr. Bhimrao Ambedkar. Pune Pact resolve issues between Gandhi ji and Dr. Bhimrao. ठीक है, तो काइंडली इसको नोट करिए। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया तरीके
चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। ये आपने समझ गया, इस वजह से ये साइन हुए थे। अब पूना पैक्ट जो है ये कहां पर साइन हुआ? पूना में आपको एक जेल देखने को मिलती है, पूना में आपको एक जेल देखने को मिलती है, जेल। पूना में एक जेल आपको देखने को मिलती है जिसको किस नाम से जाना जाता है? यरवदा जेल। यरवदा जेल आपको देखने को मिलती है, यरवदा जेल। यरवदा जेल आपको देखने को मिलती है, यरवदा प्रिजन। तो यहां पर यह हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव, ठीक है, एंड पार्टी। दूसरी तरफ इधर से, दूसरी तरफ इधर से, एंड दूसरी तरफ गांधी जी एंड पार्टी, गांधी जी एंड पार्टी। तो ये आपको यहां देखने को मिले। बड़ी बात ये होती है कि इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? हस्ताक्षर की अगर बात करूं हस्ताक्षर की अगर मैं बात करूं तो इस पर डॉक्टर भीमराव ने किए थे अपनी तरफ से, और यहां गांधी जी की तरफ से किए थे मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय ने किए थे। क्या आप इस चीज को याद रखेंगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इस चीज को याद रखना। अपार्ट ऑफ दिस, चलो ये तो चीजें हो गई, यहां पर इस तरीके से ये चीजें आपको देखने को मिली, ठीक है। चलिए, लेकिन अब दूसरी बात यहां पर यह है कि एक और बात आप यहां समझिएगा कि चलो सर ये बात तो चलो हमें समझ में आ गई, लेकिन दूसरी बात क्या है सर वो बताइए जरा। अच्छा, ये अगर आपको समझ में आ गई है तो इससे क्या आउटपुट निकला, निर्गत क्या निकला पूना पैक्ट का? तो पूना पैक्ट का निर्गत ये निकला कि, ठीक है, मुस्लिम मतलब ये दलित वर्गों के लिए इसका आउटपुट क्या निकला? दलित वर्गों के लिए अलग से पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होगा, पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होगा, नहीं होगा। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलिए, नो सेपरेट इलेक्टोरल फॉर माइनॉरिटीज एंड मेजरली फॉर दलित माइनॉरिटीज या दलित्स के लिए कोई सेपरेट इलेक्टोरल नहीं होगा, बट इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, बट पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलेगा, पॉलिटिकल रिजर्वेशन टू दलित्स। अप्रॉक्स 18 to 26%, 18 to 26%, अलग अलग प्रांत में अलग अलग मिला था। तो कहने की बात क्या हुई कि अलग से इनको रिजर्वेशन मिलेगा, राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा, राजनीतिक आरक्षण दिया जाएगा। तो पहली बार जो आरक्षण शब्द का यूज किया गया, ठीक है, आरक्षण शब्द का यूज किया गया, राजनीतिक आरक्षण कितना मिलेगा? 18% से लेकर 26%। तो कहने की बात यहां क्या है कि अगर 100 कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होंगे तो उसमें से 18 से लेकर 26 कैंडिडेट जो होंगे वो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी इनमें से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, सुन गए, बहुत बढ़िया। तो राजनीतिक आरक्षण जो था वो पहली बार यहां प्रयोग में लाया गया था। राजनीतिक आरक्षण ये जो टर्म है, दिस वाज द यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। राजनीतिक आरक्षण जो यहां आपको टर्म देखने को मिलता है उसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, कि बहुत ध्यान से समझना। राजनीतिक आरक्षण को पहली बार प्रयोग किया गया, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम राजनीतिक आरक्षण देखने को मिला, फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। कि आज की डेट में यह है आर्टिकल 330 का जो बेस क्रिएट होता है वो यहीं से क्रिएट होता है, ठीक है। चलिए, अरे क्या हुआ प्रियंका, क्या हुआ? अच्छा, एक बच्चा है अभी, राजयोगी नाम है छोरे का, तो पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सर मेरी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप होने के पीछे का कारण ये था कि जब मैं आपकी क्लास लेता था तो मुझे डिस्टर्ब करती थी,
इसलिए मैंने उससे बात करनी बंद कर दी, है ना। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप उनको भी क्लास दिखाते, फिर हम दोनों प्यार से मेरी क्लास देख सकते थे। हाँ, मेरा गला खराब है आज, वो कंटिन्यूस क्लास लेने की वजह से गला हल्का सा खराब हो गया था। ठीक है चलो। अरे भाई सरोज, एक बार आप वहीं कस्टमर केयर पे कॉल करो यार इसके लिए तो। ठीक है। हाँ, और दूसरा ये क्या दिक्कत है आपको बताओ। वाह वाह। अपूर्व, आपकी तो बात ही अलग है। अब ये नोट किया आपने? थैंक यू संध्या। सर आपका चश्मा, यार मेरा नहीं है ये। हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल प्रीत, बिल्कुल। हाँ मलिक साहब, उसका पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और मला, ओ चल चलने एक बहुत तगड़ी बात कही है कि सर अगर वो इस क्लास को देख लेगी, इस वीडियो को देख लेगी, फिर वो उस छोरे तक बात नहीं करेगी भाई, वो उसकी दिक्कत है फिर। ठीक है ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा यो दिक्कत यहाँ पे आपको देखने मिली थी, यो वाली जो मैंने बताई है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और ध्यान से समझना कि यहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक स्टेप लिया था जो नहीं लेना चाहिए था। वो स्टेप क्या था? ठीक है, इसके पश्चात ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट पे बता रहा हूं। 1933 में कम्युनल अवार्ड्स भी शुरू किए गए थे। 1933 में कम्युनल अवार्ड्स भी शुरू किए गए थे। 19 इसी के संदर्भ में, ठीक है, या राजनीतिक आरक्षण और राजनीतिक आरक्षण के संबंध में रिलेटेड टू पॉलिटिकल रिजर्वेशन related to political reservation, communal awards were started communal award स्टार्ट किए गए थे। और जो कम्युनल अवार्ड स्टार्ट किए गए थे, तो कम्युनल अवार्ड के जो नेता थे, ठीक है चलिए, जो कम्युनल अवार्ड के नेता थे वो कौन बनाए गए? नेता थे वो किसने बनाए गए थे? नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहां बनाए गए थे। एंड कम्युनल अवार्ड को शुरू किसने किया था? शुरू किया किसने? रैमसे मैकडोनल्ड ने शुरू किया था। रैमसे मैकडोनल्ड ने स्टार्ट किया था। ठीक है चलो, जो ब्रिटेन के पीएम थे, रैमसे मैकडोनल्ड ब्रिटेन के पीएम थे, वो थे। तो कम्युनल अवार्ड कब स्टार्ट किए गए थे? 1933 में। तो कम्युनल अवार्ड में नेता किसको चुना गया था, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है चलिए, ये कहां पे हो रहा है? यरवदा जेल। आपको यरवदा जेल पुणे में देखने को मिलती है ना? पुणे में, पूना, महाराष्ट्र में ही तो है भाई साहब पूना। एंशिएंट हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा? जिस पे आप पढ़ना चाहोगे उस पे पढ़वा देंगे। बताओ, ये समझ में आई बात आपको? ओके ठीक है निखिल। अब देखो फटाफट, अगर नोट हो गया है तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊं इसके आगे आपको क्या कुछ बातें देखने को मिलती हैं। ठीक है, फटाफट बताइए। हाँ जी, नोट हुआ? शुरू किसने किया था? अरे मैंने लिख तो दिया, रैम से मैकडोनल्ड। ठीक है, लिख तो रखा है यहां, रैम से।
कितना तो साफ लिख रखा है। ब्रिटेन का पीएम था रैमसे, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम। अच्छा, इसका एक और इंपैक्ट पड़ा, गांधी जी के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी स्टार्ट की गई थी। अब वो भी आप इसमें पॉइंट बना के लिखना। इसके बाद गांधी जी ने यहां पर ये भी स्टार्ट किया था, ये वाला पॉइंट लिख देना। इसके बाद गांधी जी ने 1933 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग की स्टार्ट की थी, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग स्टार्ट करी, हरिजन नाम की पत्रिका स्टार्ट की 1932 में, हरिजन संघ की शुरुआत की, हरिजन संघ की शुरुआत की 1932 में। ठीक है, चलो फटाफट नोट करो इसको। जैसा मैंने बताया कि 1933 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग शुरू की और हरिजन नाम की पत्रिका शुरू की 1932 में। फटाफट से फटाफट नोट करो, टाइम है यादव अभी। जैसे आप नोट करोगे, ये वाला लाइन, एक लाइन नोट करनी है कि गांधी जी लॉन्च्ड ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग एंड जर्नल नेम्ड एज हरिजन इन 19, ये यहां गलत लिख दिया इसने ये ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग तो 1933 में स्टार्ट हुई है, बट हरिजन पत्रिका 32 में हुई है, हरिजन पत्रिका 32 में हुई है। ठीक है, फटाफट नोट करिए। ठीक है, जब नोट हो जाए तो बताना। क्या लिख रहा है? अच्छा, श्योर है? ठीक है भाई, हो गया नोट। ठीक है, इसके पश्चात समझिए, इसके बाद फिर तीसरा राउंड टेबल समिट होता है। तीसरा राउंड टेबल समिट जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट इसके अंदर कुछ एक पॉइंट है तो वो आप हल्के से नोट कर लीजिए। इसके बाद तीसरा राउंड टेबल समिट होता है, जिसका इतना ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं है। इसमें टोटल 46 लोग आते हैं, ऐसे लिख लेना कि आरटीसी थर्ड, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। टोटल इसमें पर्सन कितने आए? टोटल पर्सन इसमें कितने आए? 46। सदस्य कितने आए? शामिल हुए सदस्य 46। इसमें कांग्रेस शामिल हुई नहीं, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई थी, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर भीमराव इसमें शामिल हुए थे। दरअसली मना किया था, ठीक है, किसमें मना किया गया था? पूना पैक्ट में, कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीसरे राउंड टेबल समिट में ना जाएं, बट वो शामिल हुए थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव और तेज बहादुर शपरू, तो ये लोग इसमें देखने को मिलते हैं। सीडीएम चलने के कारण कांग्रेस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, लेबर पार्टी ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया था। अब एक सवाल आता है कि लेबर पार्टी ने फिर हिस्सा कहां लिया था? तो भाई लेबर पार्टी ने जो इसके अंतर्गत हिस्सा लिया था, लेबर पार्टी ने, याद रखना, लेबर पार्टी ने हिस्सा कब लिया था? 1932 में लेबर पार्टी ने हिस्सा लिया था, 32 में, सॉरी 1931 में हिस्सा लिया था दूसरे राउंड टेबल समिट में, सेकंड आरटीसी में भाग लिया था। ठीक है, चलो 1933 में ब्रिटेन सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया और भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियम का आधार बनाया। ठीक है, 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का फैसला किया था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्णतः समाप्ति हो गया था। इस चीज को फटाफट नोट करिए। ठीक है, फटाफट से। ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो तीनों में ही शामिल हुए हैं? ऐसे कौन व्यक्ति हैं जो तीनों में ही शामिल हुए हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तेज बहादुर शपरू, ये तीनों में ही शामिल हुए हैं। अ पर्सन हु ज्वाइंड ऑल 3 सेशंस। ठीक है, फटाफट नोट करो। ठीक है, ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन यहां पर डन हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 1935 अधिनियम। ठीक है, चलो, बहुत कॉमन सी चीज इसमें लिखनी थी। गांधी जी केवल सेकंड में थे, गांधी जी भी केवल सेकंड में थे। ठीक है, चलो, नोटेड, ओके।
ये वाले पॉइंट भी आपने लिख लिए ना। 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख, ये पॉइंट लिख लेना। अप्रैल 1934 में इसको पूर्णतः सीडीएम को समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट लिखना ये जरूरी है। ठीक है चलिए, ठीक है निखिल, ठीक है निखिल, ओके। अब यहां समझिए, ठीक है। ठीक है, पॉइंट ये है बेसिकली कि आपको ये देखने को मिला कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, उन तीनों का आउटपुट आएगा। यानी कहने की बात यह है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुआ 1930 में, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन दूसरा हुआ 1931 में, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तीसरा हुआ 1932 में, तीसरा हुआ 1932 में। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको देखने को मिल गए थे। अब इन तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जो आउटपुट देखने को मिला, जो इसका आउटपुट देखने को मिला, आउटपुट देखने को मिला, वो समझिए क्या था इसका आउटपुट। भाई इसका आउटपुट या निर्गत समझना कि निर्गत इसका क्या था। निर्गत था 1933 में श्वेत पत्र जारी किया जाना। 1933 में श्वेत पत्र जारी किया गया, श्वेत पत्र, व्हाइट डॉक्यूमेंट जारी किया गया। इसका जो भी आउटपुट था उसको व्हाइट डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जारी किया गया। एंड ऑन दीज सेम बेसिस, ठीक है, ऑन दीज सेम बेसिस, इसी के आधार पर 1935 का, इसी आधार पर, इसी आधार पर 1935 भारत शासन अधिनियम भारत में आया। भारत शासन अधिनियम भारत में आया, अधिनियम भारत आया, भारत आया। ठीक है समझिएगा। चलो, विशाल शर्मा का कहना है सर इसका नाम राउंड टेबल ही क्यों रखा गया था। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम सबको इक्वलिटी का दर्जा दिखाना चाहते थे कि हमारी नजरों में सब इक्वल हैं, इसलिए इसका नाम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा गया। देखो, अगर एक हम रेक्टेंगुलर मेज लेते हैं तो यहां पर जो बैठता है वो पावर का प्रतीक होता है, या यहां पर जो बैठता है वो इंपोर्टेंट पर्सन का प्रतीक होता है, और यहां ऑक्सिलरी लोग बैठते हैं। जब डाइनिंग टेबल पे खाना भी खाते हैं तो कोशिश की जाती है कि जो घर के बड़े हैं वो इस हिस्से पे बैठे, ठीक है। बट जब ब्रिटिशर्स के सामने बात आई कि हम सबको बराबरी का दर्जा देना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका मतलब क्या होगा कि यहां सब बराबर होंगे। यहां पे अब कोई यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, दैट डजंट मैटर। इसमें कोई सीनियर या जूनियर नहीं होगा, सब एक बराबर लेवल पर होंगे। ये बात इसमें कही गई थी, ठीक है। इस वजह से इसका नाम था राउंड टेबल समिट। बात आई समझ में? इस वजह से इसका नाम क्या था, राउंड टेबल समिट था। अब हम 1935 का अधिनियम पढ़ने वाले हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि वो अपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, फिर भी आप समझिए, ठीक है। चलो जी सर, जैसे बागवान फिल्म में हुआ था, बागवान में क्या हुआ था पर? अपूर्व, तुम ज्यादा फिल्म नहीं देख रहे हो, फिल्म मैं बना भी दूंगा है। अरे चलो, हाँ, सीआईडी में रोल मिलेगा फिर तुम्हें। किस चीज का वो नहीं बता सकता मैं, किस चीज का रोल मिलेगा तुम्हें सीआईडी में, ठीक है। लेकिन सीआईडी में जो बहुत तगड़ी एक्टिंग करती है, लाश लाश बहुत अच्छी एक्टिंग करती है सीआईडी में, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा सॉरी भाई, तू मान जा, नोट कर। अब हम 1935 अधिनियम की बात करें। ये भारत में आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था। ये एक ऐसा अधिनियम था जो भारत में आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम था। लॉन्गेस्ट एक्ट दैट केम टू इंडिया, ये क्या था? लॉन्गेस्ट एक्ट दैट केम टू इंडिया, लॉन्गेस्ट एक्ट दैट केम टू इंडिया, लॉन्गेस्ट एक्ट दैट केम टू इंडिया, एक सबसे बड़ा अधिनियम, भारत आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम, भारत आने वाला, भारत आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम।
तो भारत आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम यही था। तो अब समझिए भारत आने वाला सबसे बड़ा अधिनियम ये कौन सा था। ठीक है, चलिए, वो था 1935। क्यों? क्योंकि इस अधिनियम के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें 321 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल थे इतने, 14 पार्ट्स थे, भाग थे, 10 शेड्यूल थी, अनुसूचियां थी, अनुसूची थी यानी शेड्यूल थे। अब इसके बेसिस पर क्या होता है वो हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। थैंक यू जीतू दास। ठीक है चलो। ठीक है चलो। अब 1935 के अधिनियम के बारे में हम बात करते हैं। क्या था 1935 का अधिनियम? मात्र थोड़ी सी बात इसमें आपको करनी होगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चले आगे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट। अब 1935 अधिनियम में क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं, तो इसमें देख लीजिए प्रमुख बातें क्या क्या हुई हैं। प्रमुख बातें, प्रमुख बातें क्या होती है। यहां से थोड़ा सा पॉलिटी का सेक्शन शुरू होता है, तो 5 मिनट का पॉलिटी यहां पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो समझिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझना। देखो पहले क्या हुआ, पहला पॉइंट तो ये हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, समाप्त किया गया। प्रांतों में जो भी डायरकी चल रही थी वो पूरी तरीके से कर दी खत्म। ठीक है, और क्या शुरू किया गया प्रांतों में? ठीक है, क्या स्टार्ट किया जाता है? बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहां देखने को मिलती हैं कि भाई प्रांतों के अंदर ऑटोक्रेसी की स्टार्टिंग कर दी जाती है। ऑटोक्रेसी की स्टार्टिंग कर दी जाती है, जो प्रोविंशियल ऑटोक्रेसी स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोक्रेसी, प्रांतीय स्वसत्ता, स्वायत्ता, प्रांतीय, प्रांतीय स्वायत्ता शुरू कर दी गई, स्वायत्ता। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोक्रेसी शुरू की गई, प्रोविंशियल ऑटोक्रेसी। ठीक है, ऑटोक्रेसी स्टार्ट कर दी गई। ठीक है, प्रोविंशियल डायरकी खत्म हुई और प्रोविंशियल ऑटोक्रेसी स्टार्ट कर दी गई। तो मैंने बताया प्रांतों के अंदर प्रोविंशियल डायरकी, डायरकी, डायरकी समाप्त कर दी गई और प्रोविंशियल ऑटोक्रेसी स्टार्ट कर दी गई। ठीक है चलो, तो कहने की बात यह है कि इसको थोड़ा सा याद रखना, इसको थोड़ा सा अब यहां याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। दूसरा पॉइंट इसमें यह समझना, बहुत क्लासिक पॉइंट आप ये समझना। बताइए कि भाई प्रांतों में तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया और प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता शुरू कर दी, प्लस केंद्र में द्वैध शासन शुरू कर दिया। ठीक है, केंद्रों में द्वैध शासन शुरू किया गया, केंद्र में द्वैध शासन शुरू, द्वैध शासन शुरू किया गया। ये तो आपको पता है। डायरकी स्टार्टेड एट सेंटर, डायरकी एट सेंटर, तो डायरकी एट सेंटर भी स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है चलिए नेक्स्ट अप, आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है चलिए, ठीक है चलिए, थैंक यू सांगवान। थर्ड पॉइंट आप देखिए, थर्ड पॉइंट आप इसमें देखेंगे स्टैब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई की स्थापना यहां पर कर दी जाती है। तो थोड़ा इधर करके लिखो यार, क्योंकि इसमें ना कई विभाग बनाने पड़ेंगे मुझे। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें लिखो, आरबीआई की स्थापना की गई, की स्थापना की गई
Establishment of RBI. Establishment of RBI. RBI establishment. Establishment. तो आरबीआई की स्थापना की जाती है, ठीक है। चलो, फोर्थ पॉइंट इसके अंदर क्या होता है, एफपीएससी की स्थापना कर दी गई, या पीएससी को परिवर्तित करके एफपीएससी बना दिया गया, एफपीएससी बन गया, ठीक है। चलो पहले मैं इनके बारे में लिख देता हूं, वरना फिर कहोगे कि सर हमें जगह नहीं मिली। तो देखो, आरबीआई की स्थापना की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की जाती है, 1935 में। अधिनियम तो भले ही आपको यह देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें 1934 का आरबीआई एक्ट भी कार्यरत है, आरबीआई एक्ट भी कार्यरत है। तो आरबीआई एक्ट से ही सारी पावर्स आरबीआई को दी गई और तब आरबीआई की स्थापना की गई, है ना। अब आरबीआई की जो स्थापना हुई है एकदम गच तरीके से हुई है। पूछा जाता है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तो इसके अंतर्गत इसकी वैल्यूएशन कितनी थी, 500 करोड़। वैल्यूएशन कितनी थी, वैल्यूएशन 5 करोड़ थी, वैल्यूएशन 5 करोड़। जब शुरुआत में बना था तो इसकी हैसियत कितनी थी आरबीआई की, 5 करोड़ थी, ठीक है, याद रखना। पूछा जाता है इसके हेडक्वार्टर कहां पर थे, हेडक्वार्टर से हेडक्वार्टर पहले तो रहे कोलकाता, कोलकाता कब, 1935 से 37 तक। उसके बाद 37 के बाद से मुंबई हो गए, अभी भी मुंबई है, 1937 से लेके अब तक भी मुंबई है, ठीक है, 1937 से अब तक। पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना के लिए कौन सी समिति थी, दैट वाज हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है। चलिए, ठीक है, कहां बनानी पड़ती है बताइए जरा एक बार, बना देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए और इसको समझिए। आरबीआई की स्थापना के पश्चात, ये तो चलो हो गया, सिंपल हो गया। अच्छा, इसमें ये भी याद रख लेना, आरबीआई की स्थापना तो यहां हुई है, हेडक्वार्टर ये हुए हैं। इसके पहले जो गवर्नर थे उनका नाम क्या था, ओसबॉर्न स्मिथ। पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ, ओसबॉर्न स्मिथ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो, अरे मैं डायर की अभी बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इसको बता दूं फिर मैं डायर की बता दूंगा, रुक जाओ। पीएससी क्या मतलब होता है, लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग, इसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। जो यूपीएससी बना था वही है ये, तो पहले तो ये यही बना था, ठीक है। तो लोक सेवा आयोग यहां पर ये है, ठीक है। तो बात को समझना, इसका काम क्या था, सिविल सेवा के लिए बना था, सिविल सेवा के लिए, सिविल सेवा के लिए। अब पीएससी कब बना था, पीएससी बना था 1926 में। अब 1935 में एफपीएससी बन गया, ठीक है। इसके अंदर पहले अगर हम बात करें, पहले भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख, पहले भारतीय गवर्नर हैं सीडी देशमुख। पहले भारतीय गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। लेकिन अब वही एफपीएससी की स्थापना की अगर मैं बात करूं, एफपीएससी की स्थापना सिविल सेवा के लिए हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष रॉसबर्गर, पहले अध्यक्ष कौन है, रॉसबर्गर, रॉसबर्गर। रॉसबर्गर, रॉसबर्गर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आपको 5वां पॉइंट देखने को मिलता है, फेडरल कोर्ट की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना, संघीय न्यायालय भी बना, संघीय न्यायालय भी बना। और ये जो संघीय न्यायालय बना ये बनता है 1937 में। यही आगे चल के सुप्रीम कोर्ट बना है, यही आगे चल के सुप्रीम कोर्ट बना है कब, 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में यही सुप्रीम कोर्ट बना है भाई, ठीक है। चलो, तो यहां जो संघीय न्यायालय आपको देखने को मिल जाएगा
इसको समझिएगा, फेडरल कोड जो आपको यहां देखने को मिल जाएगा, इसको बड़े ध्यानपूर्वक समझिए कि स्थापना हो जाती है फेडरल कोर्ट की, यानी कि संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1937 में। सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। जजेस की बात करते हैं, जज कितने हैं? जजों की बात करते हैं, 2+1 है जज, 2+1। जो प्रमुख है उनका नाम है मॉरिस गवेयर, जो प्रमुख है उनका नाम है मॉरिस गवेयर, मॉरिस गवेयर है। गोएवर, मॉरिस गवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे, मॉरिस गवेयर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपकी कुछ बातें आपको यहां देखने को मिल गई हैं। अब बात आती है डायरकी का मतलब क्या होता है। भाई डायरकी का मतलब होता है जब एक ही यहां पर दो शासन चल रहे हो। जैसे आप हो, आप, मैं मान के चलो उत्तर प्रदेश के हो, तो यदि आप उत्तर प्रदेश के हो तो आपके ऊपर योगी जी का शासन भी है और सेंटर की वजह से मोदी जी का शासन भी है। तो एक ही स्थान पर दो दो शासन, उसको बोलते हैं डायरकी। ठीक है, सेंटर का भी स्टेट का भी। छठवां पॉइंट इसमें यह है, छठवां पॉइंट इसमें आपको यह देखने को मिलता है, 6th पॉइंट, कि म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। म्यांमार यानी बर्मा, ये कब हुआ था? 1937 में, 1937 म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया, भारत से अलग किया। म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। म्यांमार सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। ठीक है, चलिए, म्यांमार को सेपरेट कर दिया इंडिया से, और भारत में इसी की वजह से पहले आम चुनाव भी हुए। 7वां पॉइंट है, 1937 में भारत में पहले आम चुनाव हुए। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया, भारत में पहले आम चुनाव, आम चुनाव। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन। फर्स्ट जनरल इलेक्शन। ठीक है, अब सोलंकी का कहना है कि सर अलग क्यों किया गया था, ये बताओ। देखो, अलग इसलिए किया गया था क्योंकि उस समय म्यांमार में एक अलग कानून की जरूरत थी, भारत में एक अलग कानून की जरूरत थी। दोनों ब्रिटेन के अधीन आते थे, और इस वजह से, ठीक है, इस वजह से हमने म्यांमार को अलग कर दिया। म्यांमार को हमने अलग कर दिया क्योंकि वहां चाहिए थे अलग लॉज। ठीक है, अलग सब कुछ वहां पे अलग चाहिए था, मैटर ही अलग था। सर आरबीआई में कितने पैसे डाले गए थे? भाई लिखा हुआ है, वैल्यूएशन 5 करोड़। बहुत बढ़िया भगवान, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपकी मुश्किल से मुश्किल 4 क्लास बचती हैं, 4 क्लास। ठीक है, चलिए।
हाँ भाई बताइए सर। अच्छा ठीक है। ओ ओके ठीक है। सिर्फ बर्मा सेपरेट हुआ था या फिर एडन भी हुआ था? एडन भी हुआ था। जी हाँ एडन भी हुआ था। एडन भी हुआ था लेकिन एक्ट के अंदर जिक्र किया गया था सिर्फ बर्मा का, इसलिए हम नहीं लिखते। ठीक है चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़े अब हम। चलो भाई चलो नेक्स्ट अब हम आगे देखते हैं और इस पहले आम चुनाव के बारे में जानकारी देखते हैं। ठीक है चलो। ठीक है। अरे नहीं नहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा डर ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा। एफपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये रॉस बर्कर है। रॉस बर्कर। वहां मॉरिस गवेयर या उस्बॉन स्मिथ। पॉइंट। अब पॉइंट देखिए पॉइंट। नेक्स्ट है भारत के पहले आम चुनाव। भारत के पहले आम चुनाव। पहले आम चुनाव। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया। इलेक्शंस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के पहले आम चुनाव जो है इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है चलिए। अब बहुत ध्यान से समझिए भारत के पहले आम चुनावों के बारे में। ये होते हैं ओवरऑल 11 प्रांतों में। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में ये होते हैं। 11 प्रांतों में। कितने प्रोविंसेस में? 11 प्रोविंसेस में ये हो रहे हैं। 11 प्रोविंसेस। 11 प्रोविंसेस में ये हो रहे थे। ठीक है चलिए। अब बात को बहुत ध्यान समझिए। 11 प्रोविंसेस या 11 प्रोविंसेस की अगर मैं बात करूं, कितने जगह पे कांग्रेस जीती? 6 जगह कांग्रेस जीतती है। 6 प्रांतों में कांग्रेस स्पष्ट जीतती है। 6 प्रांत में कांग्रेस जीती। कांग्रेस। 2 प्रांतों में कांग्रेस जीतती है गठबंधन के साथ। 2 प्रांत में कांग्रेस का अलायंस जीता। कांग्रेस अलायंस आता है। एंड 3 अदर पार्टीज आती हैं। 3 अदर आए। ठीक है 3 अन्य दल यहां पर आए। ठीक है चलिए। अब हम देखते हैं फटाफट से कौन कौन से कैसे कैसे हैं। अब जैसे कांग्रेस कहां कहां पे जीती है? यूपी, एमपी, बिहार, ठीक है, उड़ीसा, मद्रास और बॉम्बे। यहां जीतते हैं कौन? कांग्रेस डायरेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ अलायंस। अब कांग्रेस अलायंस के साथ कौन कौन आती है? असम और उत्तरी सीमा प्रांत यानी नॉर्थ बाउंड्री स्टेट। उत्तरी सीमा प्रांत। कांग्रेस का जो मर्जर है वो छोटे छोटे कई सारे ग्रुप्स में हुआ था। नॉर्थ बाउंड्री स्टेट उसको बोलते हैं। नॉर्थ बाउंड्री स्टेट इसको बोलते हैं। देन अदर पार्टीज की मैं बात करूं, अदर आपको कौन कौन से देखने को मिलते हैं? अदर सर पंजाब में जीतती है यूनियनिस्ट पार्टी। यूनियनिस्ट पार्टी जीतती है पंजाब में। यूनियनिस्ट पार्टी जीतती है। बंगाल में जीतती है। बंगाल में कौन भला? प्रजा कृषक। प्रजा कृषक जीतती है। प्रजा कृषक पार्टी। और सिंध जो था, सिंध बलूचिस्तान के आसपास सिंध था, सिंध के अंदर जीतती है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग यहां पर जीती है। कौन जीती है? मुस्लिम लीग यहां पर जीती है। ठीक है चलिए। अन्य दल जी हां पंजाब, बंगाल और सिंध। बट स्टेट के नाम तो बाद में पड़े थे। इसको उस समय संयुक्त प्रांत बोला जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। बाकी सेम थे संयुक्त प्रांत। यूनाइटेड प्रोविंस। प्रोविंस इसको बोलते थे। बाकी जो नाम लिखे हुए हैं जैसे लिखे हुए हैं ऐसे ही थे। ठीक है चलो जी चलो। नहीं नहीं हेमंत भूले नहीं है, बस थोड़ा सा समय नहीं लग पा रहा है। देखो आपने सुना होगा, पर देखो हमारी क्लास में क्या चल रहा होता है कि स्टोरी चल ही रही होती है। तो कल मैंने आपको बताया था कि एक लड़का है अपूर्व, अपूर्व नाम है छोरे का, तो उसकी कॉलोनी में एक कुत्ता था। तो कल हमने उसका नामकरण करा था कि मैंने कहा था कि उसका नाम डोगेश भाई रख दो।
ठीक है, तो डोगेश भाई ने आज अपूर्व को काट लिया है, तो डोगेश भाई अपने मिशन में सक्सेसफुल हुए। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। ठीक है ठीक है, अब डोगेश को कल बिस्किट खिलाना भाई तू। अपूर्व कल आप उनको बिस्किट खिलाएंगे। बढ़िया। चश्मे कहाँ चले गए? अरे मैंने बताया था ना कि उधार लिए हैं, तो जिनके उधार थे वो चले गए भाई सब। ठीक है चलिए, ठीक है, मजा। अच्छा अब मेरी बात सुनो, जैसा मैंने कहा था ना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो सीजीएल CHSL इस सब के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से मैंने बताया था कि भाई जो जो बच्चे ऐसे हैं जो इस तैयारी कर रहे हैं इन सभी एग्जाम्स की, तो उनको एक चीज समझनी होगी, उनको एक चीज समझनी होगी कि किस तरीके से चीजों को, मतलब अपनी तैयारियों को लेकर चलना है, कंपटीशन किस लेवल का रह सकता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा था कि भाई एक काम करिएगा, कल यानी कि आज इस चैनल पे जाके बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने एक वीडियो डाला है कि किस एग्जाम में कितना कंपटीशन है, एसएससी के किस एग्जाम में कितना कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है, इसके बारे में जो है बेसिकली मैंने यहां पर बताया था। तो वो बेहतरीन ढंग से आप देख लीजिएगा इस वीडियो के अंदर, जो अभी लास्ट सेकंड वीडियो है। इससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि भाई कितना भविष्य हो सकता है, कितना कंपटीशन रह सकता है, तो वो देख जरूर देना। ठीक है, तगड़े तरीके से। तो ये बहुत जरूरी होगा कि आप अपनी तैयारी को इस ढंग का लेके चलें कि आपका कोई भी एग्जाम ना छूटे। तो वीडियो को देख लेना, जीत राणा जीएस पर। ठीक है, चलिए, कंपटीशन बहुत है, मैंने उसमें एक एक बात बताई है कि एक सीट के लिए कितना फाइट करना पड़ेगा। अगर आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हैं तो कितना फाइट करना पड़ेगा, हर एक के लिए मैंने बता दिया है कि सीपीओ के लिए कितना फाइट है, एमटीएस के लिए कितना फाइट है, सीएचएसएल के लिए कितना फाइट है, और इस बार सीएचएसएल की मेरिट इतनी हाई क्यों गई थी, इसमें कितना फाइट है। ठीक है, तो इस सब के बारे में मैंने आपको पूरी जो चर्चा है वहां पर की है। और कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, अन्यथा आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे और इससे आगे की कहानी कल करेंगे। आगे आने वाली 3 से 4 क्लासेस में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। ठीक है, चलिए, ठीक है। आकाश कुमार, आपकी जो बात है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, गले में दिक्कत हो गई थी। चलो भाई, बहुत बढ़िया, अच्छे से पढ़ो और इस बार जॉब लेके रहनी है। 2025 में आपका सिलेक्शन होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। खुल के मेहनत करो, ठीक है, और खुल के खेलो। चलिए, कल मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।